गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखित पाठ सांवले सपनों की याद। बच्चों, यह पाठ सन 1987 ईस्वी में डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। इसे लेखक जाबिर हुसैन ने अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा है। इस पाठ की शुरुआत सालिम अली की मृत्यु से होती है। जब उनकी मृत्यु के पश्चात लोग उन्हें कंधों पर उठाकर शमशान की ओर ले जा रहे थे, तब लेखक अपने पाठ की शुरुआत करता है और लिखता है, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कहने का मतलब लेखक कहना चाह रहा है कि सालिम अली की इस समय मृत्यु हो गई है और लोग उन्हें कंधे पर उठाकर शमशान की ओर जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये कैसा शीर्षक है, सांवले सपने। सपने कैसे, कहाँ सांवले होते हैं? तो बच्चों, सांवला रंग सपनों के लिए यहाँ लेखक ने इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि सालिम अली की मृत्यु हो गई और सपनों की बात पर उन्हीं सपनों की बात की जा रही है जिन सपनों को सालिम अली ने देखे थे। अब चूँकि उनकी मृत्यु हो गई है तो वे सारे सपने जो सालिम अली ने देखे थे, अब उनकी मौत के बाद वे सारे सपने अंधेरे में गुम हो जाएंगे, क्योंकि सालिम अली अब कभी नज़र नहीं आएंगे और न ही उनके सपने। तो इस आधार पर लेखक कहता है कि जिन सपनों को याद करने से हमें दुख हो वे सांवले सपने कहे जा सकते हैं, क्योंकि सांवले को लोग काला भी कहते हैं और कभी कभी काले रंग को सांवला भी कह देते हैं, जैसे श्री कृष्ण के लिए कहते थे सांवले सलोने कृष्ण कन्हैया। तो ये जो काला रंग है ये दुख, निराशा और असफलता का भी प्रतीक है। हम अपने भावों के साथ कई रंगों को जोड़ लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि झूठ बोलते पकड़ लिए जाने पर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अब चेहरा क्या सफ़ेद पड़ेगा? यहाँ ये सफ़ेद रंग डर, ग्लानि, लज्जा का प्रतीक है। जैसे दूसरी बात, जैसे हम कहते हैं कि वह सर्व से लाल हो गई या लाल हो गया, तो यहाँ लाल रंग लज्जा एवं प्रसन्नता का मिश्रित भाव लिए हुए है। तो इसी तरह दुख के भाव को सपनों के साथ जोड़ दिया गया, वो भी कैसे? सांवले सपनों के साथ जोड़ दिया गया। यहाँ पर सालिम अली की शव यात्रा निकल रही है। लेखक कहता है कि अब ये सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि अब सालिम अली के साथ साथ इन सपनों की भी मौत हो चुकी है। ये सपने भी मौत की वादी की ओर बढ़ रहे हैं। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मौत के आगे तो हर कोई हारा है। भला मौत पर किसका बस? जाबिर जी कह रहे हैं कि ये जो हुजूम है, हुजूम मतलब भीड़, ये जो भीड़ है जो उनके पीछे चल रही है, उसमें सबसे आगे सालिम जी चल रहे हैं, क्योंकि सबसे आगे चलने वालों ने उन्हें कंधों पर उठाया हुआ है और सालिम अली अपने कंधों पर अपने सपनों को उठाए हुए हैं।
और ये जो सफ़र है ये उनका अंतहीन सफ़र है। कहने का मतलब इस सफ़र का कभी अंत नहीं होगा। भाव ये है कि अब तक सालिम अली ने जो भी सफ़र किए वह कभी न कभी ख़त्म अवश्य हुआ, परंतु उनका ये सफ़र अब कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि अब सालिम अली कभी लौटकर नहीं आने वाले, क्योंकि अब उनकी मौत हो गई है। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाकर मौत की गोद में जा बसा हो। मतलब अब वे कभी जीवित नहीं हो सकते। उनका बहुत चाहने वाला भी यदि अपनी सांसें, अपनी धड़कन उन्हें देना चाहे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वे तब भी नहीं उठेंगे, क्योंकि मरने वाला पुनः कब जीवित हुआ है। जो जाबिर हुसैन जी जीवित हो जाएंगे। अब कोई अपनी धड़कन भी दे दे तो यह पक्षी अपनी ज़िंदगी का गीत दोबारा नहीं गा सकता। वे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को दोबारा जगाना चाहेगा। यहाँ पर उनके कहने का यह मतलब है कि सालिम अली अपनी 100 साल की उम्र जीने के बाद मौत की गोद में समाये हैं। उन्होंने अपनी पूरी उम्र जी ली है। अब उन्हें जीवित करना उनके चिर विश्राम में खलल डालना ही है। जब सालिम अली जी जीवित थे तो उन्हें इस बात का मलाल था कि लोग पक्षियों को आदमी के नज़र से देखते हैं। उनका कहना था कि पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखना चाहिए। बच्चों, सालिम अली जी बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे, तो जाहिर है कि पक्षियों को लेकर वो जैसा संवेदनशील होकर सोचते थे वैसा हम और आप कभी नहीं सोच सकते। तो उनके कहने का ये मतलब है कि पक्षियों को पक्षियों की नज़र से ही देखना चाहिए, आदमी की नज़र से नहीं देखना चाहिए। मतलब किसी के भाव, उसके जज्बात समझने के लिए हमें उसके नज़रिए से देखना होगा। हो सकता है जो बात हमारे लिए बेमतलब हो वही दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हो। जब हम इंसान होकर इंसान की मनोदशा बिना उसके स्तर पर उतरे नहीं समझ सकते, तो पक्षियों के भाव भला हम कैसे समझ पाएंगे? वे अपनी कूक के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं? हाँ, यदि हम खुद को पक्षी मानकर वस्तु स्थिति को समझना चाहें, पक्षियों के मनोभाव, उनकी पीड़ा, उनकी परेशानी समझना चाहें और खुद को उनकी जगह पर रख कर देखें कि हम पक्षी होते तो इस स्थिति में हमें कैसा महसूस होता, तो हम अवश्य समझ पाएंगे। कहने का भाव यह है कि सालिम अली जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी प्रवृत्ति का है, वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो पक्षियों की मधुर संगीत सुनकर उसके हृदय के तार कैसे झंकृत हो सकते हैं। कहने का मतलब कि हम जब पक्षियों को देखते हैं तो ढेर सारे पक्षी दिखे तो हमें अच्छा लगा, उन्होंने हमारा मन खुश है तो उनकी कूक हमें अच्छी लगी, और अगर हम निराश हैं या है तो हम सोना चाह रहे हैं तो हमें उनकी आवाज़ हमारे आराम में बाधा पहुंचाने वाली ही लगेगी। वास्तव में पक्षी क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो कितने खुश हैं या उनकी आवाज़ में करुणा है, ये हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है, लेखक ये कहता है। इसी बात में लेखक ने वृंदावन का भी जिक्र किया है। वृंदावन का जिक्र करते हुए लेखक कहता है कि भले ही कृष्ण
के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा। श्री कृष्ण कब आए, कब गोकुल में रहे, कब यमुना घाट पर गए, कब बंसी बजाया, ये हम में से किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हमने सुना है। तो जब कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे, सांवला पानी क्यों? क्योंकि पानी काला मटमैला होता है, यमुना का पानी, तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी की धुन बसी हुई है। जिस तरह कृष्ण वृंदावन और बांसुरी एक दूसरे के पर्याय बन गए, उसी तरह सालिम अली को पक्षी प्रेमी के रूप में सदैव याद किया जाएगा। लेखक यहाँ भावुक होकर कहता है कि सालिम उम्र के 100वें पड़ाव पर थे, मतलब 100 साल के थे। लगातार यात्राओं की थकान ने उन्हें थका दिया था, कमज़ोर बना दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कैंसर जैसी बीमारी हो गई। कैंसर जैसी बीमारी उनकी मौत का कारण बनी, पर ये सब मिलकर भी उनसे उनकी वह दृष्टि छीन नहीं पाई जो पक्षियों की तलाश और उनके हिफाजत के लिए पूर्णतः समर्पित थी। मतलब उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों को समर्पित कर दिया था और जीवन के अंत तक, अपनी मौत तक, मरने से पहले तक वो पक्षियों के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने, यहाँ पर लेखक थोड़ा सा उनके जीवन पर प्रकाश डालता है, उन्होंने अपनी सहपाठी जिसका नाम तहमीना था, उनसे निकाह किया। तहमीना उनकी हर मनोदशा से वाकिफ थी। उन्होंने उनके पक्षी प्रेम के रास्ते में कभी रुकावट नहीं डाली, बल्कि वह यथासंभव उनका सहयोग ही करती रहीं। सालिम जी अनुभवी भी थे, वे सिर्फ पक्षी प्रेमी या भावुक इंसान भी नहीं थे, उन्हें ज्ञान भी था और वो बातों को समझते भी थे। उनका एक अनुभव भी था, आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान वो कर लेते थे। उन्होंने केरल के साइलेंट वैली, जो एक पक्षी उद्यान है जो केरल के पालक्काड जिले के मन्नारकाड में स्थित है, को उस साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध करने